राजद के लोग कैसे सुनेंगे भाई? इतना बेचैन होने का काम नहीं है। शांति से सुनिए, शांति से। बेचैन मत होइए रे, बेचैन तो चुनाव के बाद होइए जाइएगा सब लोग, काहे चिंता करते हैं? पेपर मिल का जमीन भी बिक करके यहाँ से चला गया। सहरसा की जनता इसकी जवाब चाहती है। लोग इसको नरक निगम कहते हैं, नगद निगम नहीं कहते। पेपर मिल का टोटल सामान चोरी हो गया। एक भी अच्छे डॉक्टर नहीं मिलेंगे। इनको बिना घूस का कुछ दिखाइए नहीं पड़ता इनके चश्मा में। सभी जानते हैं, जो थाना में आवेदन दीजिएगा ना, बिना पैसा का 5,000 रुपया लेगा। भ्रष्टाचार की जननी है मोदी जी। गरीब लोग, पीड़ित लोग जाते हैं तो आपका फीस 10,000 रुपया है FIR करने का। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश यह है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग होनी चाहिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं दीपांकर और आप हमारे साथ जुड़े हैं प्रभात खबर मीडिया के विशेष कार्यक्रम चौपाल में। आप देख रहे होंगे हमारा यह कारवां राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में 30,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने का लक्ष्य लिए आज आपके पास पहुंचा है। आज हम हैं सहरसा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पूजा रिसोर्ट के प्रांगण में यह चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस पूरे कार्यक्रम में हमारे स्पॉन्सर वास्तु विहार, राकेश मसाला, डेली हंट, हर कदम पर इन लोगों ने हमारा साथ दिया है, जिसके दम पर यह कारवां आज सहरसा में है। इसके बाद कल से यह मधेपुरा के विधानसभा क्षेत्रों में प्रवेश करेगा। कार्यक्रम हम लोग शुरू करें इससे पहले मैं 2-4 बातें आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमारा यह कार्यक्रम 2 भागों में विभक्त है। 2 पार्ट होंगे इस कार्यक्रम के। एक कार्यक्रम वह होगा जो हमारे मंचासीन नेता होंगे, वह अपने विचार, अपने लक्ष्य, मैंने बताया कि चुनाव का समय अब नज़दीक आ गया है, उन्होंने अब तक क्या किया। सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष के नेताओं की भी कोशिश होती है कि वह पिछले 5 साल में समाज सेवा या फिर जिस भी रूप से हो अपने आप को समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। पिछले 5 साल में उनका कार्यकाल क्या रहा, खुद से उनकी समीक्षा करनी है और आपके बीच रखना है। या दूसरा सेगमेंट यह है कि आपको जब मौका मिलेगा, अभी चुनाव होने वाला है, किसी को पता नहीं किसको मौका मिलना है, लेकिन जिन्हें मौका मिलेगा उनकी सोच क्या है इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर, वह इस क्षेत्र का विकास किस तरह करना चाहते हैं, हम उनसे यह भी जानना चाहेंगे। चूंकि अभी विधायक जी का भी आने का इसमें कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि 1 से 2 मिनट लगेगा उनका, लेकिन हम लोग कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। वो आएंगे तो बीच में हमें ज्वाइन कर लेंगे। सत्ता पक्ष से विधायक रहेंगे आलोक रंजन, प्रतिपक्ष से राजद नेता प्रदेश महासचिव धीरेन्द्र यादव को मैं आमंत्रित करता हूं कि इस मंच पे आए और अपना स्थान ले। धीरेन्द्र यादव जी। CPI के ओम प्रकाश यादव से मेरा आग्रह है कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ले। जनसुराज के जिला अध्यक्ष नवल किशोर सिंह से आग्रह है कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश झा, उनसे आग्रह है कि वो भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अब चूंकि हमारा यह पैनल सज गया है, मैं एक प्रतिबिंब के रूप में हूं। आपके विधायक आएंगे तो मैं यहां से हट जाऊंगा, लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुझे लगता है कि विधायक जी भी आ ही गए हैं, तो अब कार्यक्रम की शुरुआत भी उन्हीं से होनी चाहिए जिनकी जगह मैं अभी फिलहाल खड़ा हूं। अब चूंकि सब आ चुके हैं तो एक मेरी तरफ से भी आग्रह है कि अपने लिए, खुद के लिए और इन सब के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए इस कार्यक्रम की, ताकि शुरुआत हो सके। चूंकि आपकी अनुपस्थिति में यह कार्यक्रम शुरुआत कर चुका हूं और आपकी जगह फिलहाल मैं ही खड़ा था, तो मैं चाहूँगा कि आपसे कार्यक्रम की शुरुआत हो।
मैं बता चुका हूं कि इस मंच से आपने अब तक क्या किया। अगर आपको फिर से मौका मिलता है तो इस क्षेत्र के लिए आप क्या करना चाहेंगे। जितने भी पैनलिस्ट हैं सिर्फ 5 मिनट, चूंकि देर भी ज़्यादा हो चुकी है तो मैं 5 मिनट से भी अगर कम का समय हो तो चलेगा, 5 मिनट में अपनी बात रखें। फिर इसके बाद हम लोग सामने जनता की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा माननीय विधायक आलोक रंजन से कि वो अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभात खबर का कि जिन्होंने आज इस मंच के माध्यम से मुझे इस सहरसा के विकास के कुछ बातों को रखने का अवसर दिया। मैं स्वागत करना चाहता हूं इस पैनल पर जितने हमारे भाई हैं, सभी अपने अपने दल के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ हैं और हम सब लोग समाज में एक साथ एक स्वच्छ राजनीति के तहत रहते हैं और उसमें अपनी बात को हम लोग रखते हैं। जहां तक आपने सहरसा के विकास की चर्चा की है तो मैं ये बड़ी गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं अपने 2020 के चुनाव में जितनी भी संकल्प पत्र के माध्यम से घोषणा किया था, मैं आभार प्रकट करता हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को और बिहार सरकार के नेतृत्व को। उन्होंने सहरसा के उन सारी योजना को स्वीकृत करने का काम किया है। मैंने घोषणा किया था कि इस बार सहरसा में मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार के तरफ से घोषणा होगा और राज्य सरकार ने सिर्फ प्रगति यात्रा में घोषणा नहीं किया, कैबिनेट तक से स्वीकृत करने का काम इस सहरसा के लिए किया। मैंने कहा था कि मत्स्य गंधा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे। आप सबको जानकर खुशी होगी 98 करोड़ की राशि से केंद्र की भारत सरकार के द्वारा ग्लोबल टूरिज्म सेंटर देश के 23 राज्यों में 40 ऐसे टूरिज्म सेंटर के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है और उस 40 में सहरसा का मत्स्य गंधा है। और आप देख रहे होइएगा कि अभी आप जाइएगा तो बहुत सामान गिरना शुरू हो गया है और आने वाले समय में बहुत जल्द माननीय प्रधानमंत्री जी हो सकता है या तो सहरसा की सभा में या नहीं तो पूर्णिया की सभा में उसका शिलान्यास करेंगे। इसके साथ शहर के ड्रेनेज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा में 137 करोड़ रुपया स्ट्रोम ड्रेनेज वाटर के लिए घोषणा की थी। टेंडर हो चुका है और बहुत जल्द उसकी एजेंसी भी आएगी और सहरसा में काम होगा। 3 एसटीपी भी सहरसा में बनेगा। लगातार आप देख रहे होइएगा कि जिला पदाधिकारी स्थल का चयन कर रहे हैं, देख रहे हैं और बहुत जल्द वह कार्य भी सहरसा में पूरा होगा। मुझे लगता है बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि कई घोषणाएं की चर्चा किए हैं लेकिन ओवरब्रिज की चर्चा अभी तक नहीं हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, आप अभी देख रहे हैं सहरसा के ओवरब्रिज जब सहरसा की जनता ने मुझे यहां से जिता करके भेजा और मंत्री बनाने का सौभाग्य दिया, उसी कैबिनेट में हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उसको सैंक्शन करने का काम किया था। बीच में कुछ बाधाएं आई थी, आप सब लोगों को पता है, लेकिन अब वो सारी बाधाएं समाप्त हो चुका है
और आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे जिला पदाधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। मुझे लगता है एक सप्ताह के अंदर कार्यकारी एजेंसी तय हो जानी चाहिए और 15 सितंबर के बाद किसी भी दिन मैं समझता हूं कि इसका भी कार्यारंभ होगा, शिलान्यास नहीं होगा, कार्यारंभ होगा। मैं समझता हूं किसी भी शहर को विकसित करने के लिए सरकार उसे नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद बनाती है। बहुपरिचित, बहुत दिनों से सहरसा के लोग कहते थे कि सहरसा नगर निगम नहीं बन पाता है, छूट जाता है। आप सबको पता है कि आज सहरसा नगर निगम के रूप में आपके बीच है और जिसका लाभ आने वाले समय में यह सुंदर नगर दिखना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये मैं कुछ मोटी मोटी बातें आपको, आज यह सहरसा स्टेडियम के लिए लगभग 58 करोड़ की राशि से उसमें मल्टीपर्पस हॉल, उसमें सिंथेटिक ट्रैक, कई प्रकार के खेल के निमित्त उसको बनाया जा रहा है। जब मैं खेल मंत्री था उसी समय में सहरसा के लिए हम कमिश्नरी, प्रत्येक राज्य के प्रत्येक कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर खेल के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की घोषणा किए थे और आज उसका मूर्त आप देख रहे हैं कि उसके लिए टेंडर भी हो चुका है। आने वाले समय में सहरसा कॉलेज का ग्राउंड हॉकी खेल के लिए उसका मैदान तैयार होगा। उसके लिए सेंट्रल को खेलो इंडिया में यहाँ से बिहार सरकार के द्वारा अनुशंसा कर दिया गया है। तो मैं समझता हूं, मैंने इसमें कोई छोटी सड़क की चर्चा नहीं की। यदि चर्चा करूं तो नगर के क्षेत्र में अभी 40 करोड़ की राशि से मुख्यमंत्री नगर समग्र योजना के माध्यम से शहर की जितनी बड़ी बड़ी सड़क है, सारी सड़क की स्वीकृति कर दी गई है। कई का टेंडर हो गया, कई में काम शुरू हो गया। 23 वर्षों के बाद आप देख रहे होंगे जो रहमान चौक से जो पूरब बाजार जाती है विद्यापति नगर होते हुए, वो सब में काम भी शुरू हो गया। कई सड़क में नाला के साथ काम शुरू हो गया और जब यह 137 करोड़ वाला नाला आएगा तो जितनी भी इन सारी छोटी नाला है उसको उससे जोड़ करके हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। इतना ही नहीं किए हैं, अस्थाई, चूंकि सहरसा कटोरा है और सहरसा के पानी को निकालने के लिए यहाँ मधेपुरा और सुपौल आप जाएंगे तो वहां दोनों बगल आपको नदी दिखाई पड़ता है और उसका एक लाभ होता है कि शहर का पानी वैसे भी निकल जाता, जो सहरसा के लिए तो कठिनाई था। आप सबको जानकर खुशी होगी कि सहरसा के जल जमाव के अस्थाई निदान के लिए सिर्फ ड्रेनेज ही नहीं, यहाँ की जो मृत प्राय नदी थी, जो ये तिलावे नदी, उस मृत प्राय नदी को भी 12 करोड़ की राशि देकर सरकार ने उसके उराही का काम शुरू किया और अब वह नदी जो है सो अब आप देखिएगा कि बहता नदी के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं दीपांकर जी यदि और कहेंगे तो मैं और कुछ देर प्रत्येक योजना की चर्चा कर सकता हूं। मैं एक बात, मैंने ये इतनी ही बातें आपके बीच रखा है, मैं अपनी सरकार की सारी बातों को नहीं रखा है। मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूं, आप सत्ता में है, विधायक है, मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा आप ही बोलेंगे, सवाल आप ही से किए जाएंगे। जो सत्ता में होता है वो कांटों का ताज पहनकर होता है। अभी आप तैयार रहिए, आपको बहुत निश्चित। इसके अलावा अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते राजद के प्रदेश महासचिव धीरेन्द्र जी से आग्रह करूंगा, कम शब्दों में, मैंने कहा कि आपको फिर सवाल जवाब का भी मौका मिलना है, कम शब्दों में अपना विजन रखें। धीरेन्द्र यादव जी। आज प्रभात खबर के चौपाल में यहाँ पधारे
सभी विभिन्न दल के नेतागण और सामने सभी नेता, व्यवसायी और सहरसा के सम्मानित जनमानस और प्रभात खबर के सभी सम्मानित साथी, अभी आप सुन रहे थे सहरसा के माननीय वर्तमान विधायक जी का। तो मैं माननीय विधायक जी से का जवाब देना चाहता हूं। आपने सहरसा एयरपोर्ट का भी संकल्प जारी किया था, क्या आज तक सहरसा एयरपोर्ट में एक ईंट गड़ा क्या? आपने सहरसा के जल जमाव के समस्या से नियात दिलाने के लिए आपने संकल्प पत्र जारी किया था, क्या सहरसा जल जमाव मुक्त हुआ क्या? मैं जानना चाहता हूं, आपका कार्यकाल अब पूरा होने को है, कुछ महीने बाद जो है आप चुनाव में जाएंगे, क्या सहरसा में ओवरब्रिज बन के तैयार हो गया क्या? मैं जानना चाहता हूं, मत्स्यगंधा के ग्लास ब्रिज जिनका जिक्र अभी आपने किया, जो इतना करोड़ रुपया आ गया, मैं समझता हुआ कागजों के पन्ना में सिमटे हुए हैं, क्या वहां काम शुरू हो गया क्या? आपने बात किया नाली का, आपने बात किया सुपौल का, आपने बात किया मधेपुरा का। आपके शहर के भी दोनों साइड नदी है, आपके शहर से पूरब तिलावे नदी है, आपके शहर से पीछे कोसी नदी है। आपको 10 साल जनता लगातार मौका दी, आप हर बार सिर्फ वादा करते हैं, काम कब पूरा होगी आप ये बताइए जनता को, ये जनता जानना चाहती है। ये वादा से काम नहीं चलने वाला। मैं आपको बताना चाहता, थोड़ा सा मैं जाऊंगा, आदरणीय इस राज्य का जब मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हुआ करते थे, तो बिहार में उन्होंने आधा दर्जन से अधिक यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, 1 दर्जन से अधिक बिहार में नया जिला बनाने का काम किया आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। दर्जनों ब्लॉक का निर्माण हुआ, कई अनुमंडल बना, कई पुलिस जिला बना। और जब भी कभी बात होती है, कल हमारे एक भारतीय जनता पार्टी सहरसा के नेताओं ने कह रहे थे कि 2005 से पहले बिहार में क्या था, 2005 से पहले बिहार में लूट नहीं होती थी, 2005 से पहले बिहार में इतनी हत्याएं नहीं बढ़ी थी जो आज हो रही है, सबके सामने देखने को मिल रहा है। तो आपका जो भी संकल्प पत्र है, मैं कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से भी, अपने फेसबुक हैंडल पर भी जारी किया, और हम उम्मीद करते थे कि आप उसका जवाब देंगे, लेकिन आप उसका जवाब नहीं दिए। आज यहाँ पर मुलाकात हुई तो मैं यहीं पर आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहूँगा। पैसा आया, काम शुरू होगा, ये जनता नहीं चाहती। काम कब जनता का पूरा होगा आप इस बात को बताइए, और कितने दिन में पूरा होगी? ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार वाले लोग जो हैं, या सिर्फ घोषणा करते हैं, घोषणा के सिवा इनके पास कोई विजन नहीं है। दिन भर जात पात करना, हिंदू मुसलमान करना, इस मजहब से उस मजहब को लड़ाना, यही भारतीय जनता पार्टी और ये डबल इंजन की जो सरकार है बिहार में, इसका काम बच गया। और यहाँ पेपर मिल बना हुआ था, आपके विधायक रहते हुए पेपर मिल का जमीन भी बिक करके यहाँ से चला गया। सहरसा की जनता इसकी जवाब चाहती है, क्या हुआ हुआ पेपर मिल का? एक भी कोई फैक्ट्री सहरसा में लगा हो, उसका नाम आप बता दीजिए। आपके कार्यकाल में सहरसा पहले लोकसभा हुआ करता था, सहरसा का नाम बदल गया, लोकसभा हटके दूसरे जगह हो गया। कई ऐसे बातें हैं जो मैं फिर आपसे करूंगा, अभी ज्यादा वक्त नहीं लेते बहुत हुए बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए बहुत मैं बहुत अपनी बात धन्यवाद को धीरेन्द्र जी समाप्त का। करता हूं। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। सीपीआई के ओम प्रकाश जी से आग्रह है कि वो अपनी बात कम शब्दों में रखें। सबसे पहले मैं
लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और ये मीडिया। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस के माध्यम से विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर आपने जो ये आयोजन किया है, इसके लिए मैं अपनी पार्टी की ओर से प्रभात खबर परिवार को बधाई देता हूं। और मैं कहता हूं चंद सवाल। बात आई ड्रेनेज की, तो मैं कहूं कि जो हमारा सहरसा है, शहर, गांव भी है, सहरसा भी है। गांव के लोग इससे बेहतर हैं। लोग सहरसा कमिश्नरी मुख्यालय में आते हैं कि गांव से बेहतर सुविधा हो, लेकिन ड्रेनेज का बड़ा बुरा हाल है। बुडको के द्वारा जो पैसा आया लूट लिया गया। और देखेंगे आप, ये बटरहा के मोहल्ले में चले जाइए, सड़क से ऊंचा नाला है। ये हाथी टोले में चले जाइए, सड़क से ऊंचा नाला है। अशोक बाबू जो माननीय पूर्व विधायक हैं, उन पर चले जाइए, सड़क से ऊंचा नाला है। मतलब नाला का पानी सड़क में आएगा। मास्टर नाला बना नहीं, मास्टर नाला बना नहीं और नाला को बना दिया गया। सच कहा जाए कि सहरसा के सूरत को नाला बना के बिगाड़ा गया है, सुधारा नहीं गया। इससे बेहतर तो सहरसा हमारा पहले था, अभी नहीं है। अब नगर निगम की बात है, नगर निगम बना है। इसके लिए मैं माननीय विधायक जी को, सत्ता दल से हैं हमारे, मैं बधाई देता हूं। लेकिन सहरसा नगर निगम को ये सड़कें जो टूटी हुई हैं, बदहाल गंदगी है, लोग इसको नरक निगम कहते हैं, नगद निगम नहीं कहते। इस पर आप ध्यान दीजिए। जहां तक विकास की बात है, तो मैं कहूं कि आप सहरसा से सोनबरसा कचहरी के तरफ जाइए, सड़कों पर गड्ढों के बीच आप सड़कों को ढूंढिएगा, सड़क कहां है। आप सहरसा से बरियाही बाजार जाइए, सड़क नहीं मिलेंगे। आप अगर सहरसा से खेरा बुधवा के तरफ, खेरा चले जाइए, खेरा मोधरा के तरफ, सड़क नहीं है। कहां है सहरसा में सड़कें? सड़क तो नहीं है। अगर इसे विकास कहते हैं तो मैं बड़ा निवेदन के साथ कहता हूं कि फिर विनाश किसको कहते हैं, जरा बताया जाए। अगर यही विकास है, एक पंक्ति है कि अपने अपने चेहरों पर सबको नाज होता है, किसका कैसा चेहरा है आईने बताएंगे। जब जनप्रतिनिधि महोदय हमारे जो कोई हो, अगर सहरसा के सड़कों को, सहरसा के नालियों को, यहां के सब चीज को देख लें, तो उनको पता चल जाएगा कि विकास कहां हुआ है। ओवर ब्रिज का सवाल आया, मैं इस पर कहूं कि 3 दशक से ओवर ब्रिज के शिलान्यास हो रहे हैं। सहरसा में 5 ओवर ब्रिज चाहिए। सिर्फ बंगाली बाजार में ओवर ब्रिज बनने से काम नहीं चलेगा। एक ओवर ब्रिज बंगाली बाजार में, एक ओवर ब्रिज हटियागाछी में, एक ओवर ब्रिज आपको ये गंगझला चौक पर, एक ओवर ब्रिज पॉलिटेक्निक के निकट में और एक ओवर ब्रिज कचहरी डाला पर। तब सहरसा को लगेगा कि इसका सांस फूलना बंद हुआ है। और दूसरी बात, ये ओवर ब्रिज ये भारत सरकार के मामले हैं। जिन्होंने स्वीकृत कराया उनको बधाई, और जिनके चलते स्वीकृत न हुआ अब तक जो गाली सुनते रहे हैं, ये गाली के लिए भी उनको बधाई मैं सबको देता हूं। क्योंकि मैं ढाला पर रहा, मैं भी मोटरसाइकिल से जाता हूं और ढाला पर मैंने देखा कि लोग गाली बकते हैं, तो गाली भी सुने। और मैं इसके लिए ओवर ब्रिज का काम शुरू हो रहा है। माननीय विधायक जी को भी बधाई कि आपने किया, जो प्रयास किया। और इसके साथ साथ उन तमाम लोगों को बधाई जिन्होंने ओवर ब्रिज के लिए आंदोलन किया, संघर्ष किया, भूख हड़ताल पर बैठे, जुलूस किया, प्रदर्शन किया, तमाम लोगों ने किया है।
चूंकि लोकतंत्र बहुत में बहुत धन्यवाद जनता भी सरकार। आवाज उठाती है, उन सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे बढ़ते हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश जी से। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं जो आपने जो इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण एवं हम लोगों के जो चहेते आदमी आगे बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी सम्मानित करता हूं। रही बात, अभी विधायक जी बहुत सारे बात बताए ओवरब्रिज के, हॉस्पिटल के बारे में, तो नाला निर्माण का, तो मुख्यमंत्री जी 150 करोड़ रुपया दे दिए, तो ठीक है दे दिए, भाषण तो बहुत अच्छा होता है, मगर इंप्लीमेंट कहाँ हो रहा है ये तो बताया जाए। इंप्लीमेंट अब इलेक्शन के टाइम में होता है, सभी पार्टी करते हैं, जो इलेक्शन आ रहा है तो इंप्लीमेंट कर दो। आप बताइए हमको, जो आप पलायन के बारे में क्या सोचे हैं? सहरसा से पलायन जनहित से भर भर के बोगी जाता है, गरीब गुरबा व्यक्ति, जो आप बोलते हैं जो आपका विकास उस व्यक्ति तक जाएगा जिस व्यक्ति के मुंह में बोली नहीं है। आप बताइए पलायन के बारे में। आप बताइए एक कांग्रेस के टाइम में जो पेपर मिल बना था उसको भी आपने बेच दिया, पेपर मिल का टोटल सामान चोरी हो गया, इस बीच में सभी आदमी को बेच दिया गया। आप हॉस्पिटल का बात बोले, यहाँ एम्स का बहुत सारा आंदोलन हुआ, मगर आप बताइए अभी जो आपका हॉस्पिटल है क्या ये सही हॉस्पिटल है? क्या मिल रहा है उसमें? अच्छा दवाई नहीं, बुखार का दवाई दे देगा, कफ का दवाई देगा, यदि किसी का ऑपरेशन हो तो एक भी दवाई नहीं दे पाता है। सीटी स्कैन के लिए भी पब्लिक को बाहर जाना पड़ता है। अब आइए आप रोड पर भी आप आइएगा तो आपको 10 साल हो गया विधायक बनना, आप बताइए जो कौन सा रोड बनाए हैं? हम लोग तो जहां जाते हैं रोड टूटा हुआ ही देखते हैं। रही बात नाला निर्माण, बरसात का पान, हम भी पार्षद हैं मगर हमको भी दुख होता है, मगर सरकार आप हैं, चलाना आपको है, पानी निकासी आपका काम है, ड्रेनेज आपका काम है, आप कैसे कीजिएगा ये आप बताइए जनता को। मगर आप इलेक्शन के टाइम में बता रहे हैं, 5 साल कहां सोए हुए थे? 5 साल भी जनता के बीच में आपको रहना चाहिए। विधायक जी हमको कहते हुए ये कष्ट हो रही है जो आज ये ओवरब्रिज बन रहा है। ओवरब्रिज यदि राजनीति नहीं होता तो कब का बन गया रहता। आज 5वां ओवरब्रिज बनता, आज हम लोग खुशी मना रहे हैं जो हमको एक ओवरब्रिज मिल गया है, दुकान टूट रहा है, डीएम साहब आदेश दे रहे हैं जो अतिक्रमण खाली करो, इसी से हम लोग खुशी मना रहे हैं। अरे ये होना चाहिए, विजन होना चाहिए। कहां है आपका पलायन रोको कार्यक्रम? बताइए आप हमको। कै गो फैक्ट्री आप खोले, कितने आदमी को रोजगार दिए? क्या ये सहरसा को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? हम बिहार और इंडिया का बात नहीं कर रहे हैं, यहां से जन सेवा भर भर के बोगी जाता है पंजाब। आपको क्या उसका दुख दर्द अच्छा नहीं लगता है? कहने के लिए तो बहुत बात है, मगर सहरसा पर ही यह बात बोल रहे हैं। हम लोग तो विकास के बारे में ही बताएंगे। विकास ठीक है, इलेक्शन आया है, इलेक्शन लड़िए, सब आदमी भाईचारा से लड़िए, मगर अंतिम पंक्ति तक भी विकास दिखना चाहिए, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते अब हम जन सुराज के जिलाध्यक्ष नवल किशोर जी से आग्रह करेंगे कि वो अपनी बात रखें। प्रभात खबर के इस कार्यक्रम में प्रभात खबर के तमाम लोगों का हम स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं कि आपने एक ऐसा मंच दिया जो हम अपनी बात को यहाँ रख सकें, और बात रखने ही से काम बनता है। मंचासीन हमारे जितने भी नेता हैं, विधायक जी, माननीय विधायक जी हैं, सभी का अभिनंदन। और मंच के सामने जितने लोग बैठे हुए हैं वो मंच में उपस्थित लोगों से भी महत्वपूर्ण है, उनको बहुत बहुत अभिनंदन और मेरा प्रणाम। साथियों, इन्होंने बोल दिया है कि सिर्फ सहरसा के समस्या पर ही बात रखना है, लेकिन हम इनसे इजाज़त लेके अपने संबोधन के बाद में 30 सेकंड हम दूसरी बात भी रखेंगे। अभी हम सहरसा पर बात करना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने सहरसा को बहुत ही समृद्ध बना के हमारे हाथों में दिया था। सहरसा कमिश्नरी हेडक्वार्टर अभी भी है,
और बहुत पहले भी था। लोगों के प्रयास से सहरसा को कमिश्नरी बनाया गया। उसके साथ सारे विभाग के बड़े बड़े ऑफिस जो कमिश्नरी लेवल के थे, उस कमिश्नरी बनने के बाद सहरसा में स्थापित हुआ। और आज क्या कारण है, या हमको इस बताएं विधायक जी, कि इन लोगों के कार्यकाल में सभी डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिस सहरसा से शिफ्ट हो गए। अगर शिफ्ट हुए तो उसका क्या कारण है, और कारण ये अगर कारण है तो हम लोग ने उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं बुलंद किया, मेरा यह एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मैं आपको रखना चाहता हूं, हमारे पूर्वजों ने यहाँ लॉ कॉलेज का स्थापना किया था, और उस समय हम लोग बाहर में फख्र के साथ कहते थे कि सहरसा में लॉ कॉलेज भी अब खुल गया, यानी कि सहरसा बहुत बड़ा जगह हो गया। लेकिन आज क्या कारण है कि सहरसा लॉ कॉलेज उसका एप्लीकेशन खत्म हो गया है? क्या इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, और इसके लिए क्या प्रयास हुआ है हम यह भी जानना चाहेंगे। विधायक जी ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत आशा से भरी हुई बातों को उन्होंने रखने का काम किया है। लेकिन एक चीज खटक रहा है, बस हम चुनाव के दहलीज पे हैं। 1.5 से 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद आचार संहिता लगेगा, और उसके बाद हम चुनाव में चले जाएंगे। जो घोषणा इन्होंने किया कि हमने स्वीकृत किया, तो क्या यह पहले नहीं हो सकता था? सहरसा मेन टाउन की स्थिति ऐसा है, बड़े बड़े मोहल्ले की स्थिति ऐसा है कि आप पैदल भी नहीं चल सकते हैं, आपकी गाड़ी फंस जाएगी, आप मोटरसाइकिल से भी नहीं चल सकते हैं। ये टाउन का दुर्दशा है। आप क्या कर सकते हैं? बड़े बड़े मेन जगह पर रोड बनाने से सहरसा के लोगों की समस्या का हल नहीं होगा। आप ओम प्रकाश भाई ने सही कहा है कि आज मधुरा वाला रोड चले जाइए तो नानी याद आ जाएगा आपको, सड़क ही नहीं है। कैसा विकास, किस तरह के विकास का हम बात कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपसे एक बात छूट गया कि आप बोल सकते थे कि हम यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल के भवन का निर्माण किए हैं, आपसे लगता है छूट गया। लेकिन उस हॉस्पिटल के बारे में हम कहना चाहेंगे, उस हॉस्पिटल में जाइएगा तो सभी महंगा एपरेटस मेडिकल से जुड़ा हुआ उसमें मिलेगा आपको, लेकिन एक भी काम करता हुआ नहीं मिलेगा, एक भी अच्छे डॉक्टर नहीं मिलेंगे, और एक भी दवा आपको नहीं मिलेगा। तो हम पूछना चाहेंगे उनसे कि हॉस्पिटल बड़ा बन जाने से वही इलाज करेगा यहाँ के लोगों का? यहाँ के लोगों का, गरीब लोगों का इलाज का यह स्थिति है कि वह लुटाता है। प्राइवेट नर्सिंग होम में जाके उसका हाल पूछिए कि उसका घर का गहना बिकता है, कि जमीन बिकता है, कि भैंस गाय बिकता है। इस समस्या को भी हमको देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट से 30 सेकंड हम लेंगे। चलिए, आपने 5 मिनट का वादा 30 सेकंड दिया। हाँ, और दूसरी बात हम एक चीज रखना चाहेंगे आपको कि आपने कहा कि सहरसा के समस्या को ही एड्रेस कीजिए, तो इस जिला के समस्या को भी एड्रेस करने का हमको अधिकार है। आप देख लीजिए कि नर्मदा परियोजना राजस्थान में पानी सींच रहा है, और मेरा कोसी का विभीषिका कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम चौथी और 5वीं और तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, लेकिन हम प्राथमिक मूलभूत सुविधा से भी वंचित हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे पार्टी का कोर जो एजेंडा है पलायन के खिलाफ, जब हम पलायन की बात बोलते हैं तो लोगों के पलायन से ही मेरा जुड़ा हुआ बात नहीं है। 1.5 करोड़ लोग, बिहार के लोग जो बाहर चले गए हैं, उसके खिलाफ भी हम लोग हैं। लेकिन साथ ही साथ 2 पलायन हमारे इस बिहार से हुआ है। आप समझते हैं कि सीडी रेशियो जो बैंक का होता है, 70% उस राज्य के जमा राशि में उसको खर्च करना पड़ता है। आज बिहार में 35 से 40% खर्च होता है, जिसके एवज में ये हुआ है कि पिछले 20 साल में 26,35,000 करोड़ रुपया दूसरे राज्य के विकास में लगा है। इसको आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। अब
इस कार्यक्रम के दूसरे भाग में हम प्रवेश करेंगे। जो मंचासीन अतिथि हैं उन्हें मैंने कहा कि उनको मौका मिलेगा, आपने अपनी बात रखी, आपको अपनी बातें रखने का बार बार मौका मिलेगा। वो मौका अब देगी हमारे सामने बैठी जनता। जिन भी व्यक्ति को जिस भी सब व्यक्ति से सवाल पूछना है वो अपना हाथ उठाएंगे। मैंने देख लिया आपको नहीं आना है, मैं खुद आपके पास आऊँगा और जिस भी व्यक्ति से सवाल पूछना है उनका नाम लेके उनसे वह सवाल पूछेंगे। मेरा नाम विवेक कुमार रिंकू हुआ, मैं विधायक जी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। विधायक जी ध्यान देंगे, सवाल आपसे है। आप मंत्री भी रहे हैं, मुख्य सचेतक भी है और वर्तमान विधायक भी। आप सहरसा के पलायन के लिए क्या किए कि सहरसा में जनसेवा हो, सभी गाड़ी हो, सब में भर भर के यहाँ से बाहर जाते हैं। आपने सहरसा को नरक निगम क्यों बनाया? पलायन इस क्षेत्र से है। विधायक जी जवाब दीजिए। हमको लगता है कि हमारे भाई ठीक से सरकार की योजना को नहीं देखे हैं। आज एक चर्चा ये लोग किए कि पेपर मिल की बात किए थे। आप सबको हम एक जानकारी दे देना चाहते हैं। यह पेपर मिल जो है इसकी भ्रूण हत्या हो गई। जिस सरकार ने पेपर मिल को स्थापित किया, अभी बोल रहे थे धीरेन्द्र जी, इनको नहीं पता होगा ये चीज, उसी सरकार ने उस पेपर मिल को चालू नहीं कर सका। मैं समझता हूं सहरसा के अभी के सभी युवा को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए, सबको जानकारी होनी चाहिए। पेपर मिल यहां चालू नहीं हो सका जिसकी चर्चा ये अभी कर रहे, लेकिन हमारी सरकार आज उस पेपर मिल में लगभग 100 से ज्यादा ऐसे फैक्ट्री को उसमें देने का काम किया है। सब लोग अपना अभी कुछ लोग शुरू भी किए, कुछ लोग का काम चल रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं इस सहरसा में रोजगार पैदा हो इसके लिए किया गया है। अभी आपने देखा होगा 4 दिन पहले बिहार सरकार ने 5 जगह ऐसे 400 एकड़ 500 एकड़ भूमि को चिन्हित किया है जहां पर औद्योगिक हब बनेगा। आप सबको पता है आज जो पलायन का दर है और जो 2005 में एनडीए की सरकार बनी थी, उस समय को यदि आप देखना चाहेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि इतनी कमी पलायन में हुआ है। पूरा बिहार में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। 2 पुल था बिहार में इनके शासनकाल में, जब इनका शासन था। एक सिमरिया का पुल भी आधा बंदे रहता था और एक गांधी सेतु का पुल होता था। आज कोई गंगा नदी नहीं है जिसमें 2-3 पुल या तो बन नहीं गया है और उस पुल या तो पुल बनने के सहरसा विधानसभा स्थिति में है। मैं इसलिए मैं उसकी चर्चा सहरसा मेडिकल कॉलेज मैं सहरसा विधानसभा की चर्चा कर रहा हूँ। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। आप मुझे बोल रहे थे, मेडिकल कॉलेज दिया गया। आप बोल रहे थे, आप बोल रहे थे की सहरसा में स्थापना कब ये- होगी? आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। आप सुनते रहिए, आपको आपसे भी समय सवाल मिलेगा। आएगा, आपसे भी जवाब पूछा जाएगा। आप कुछ नहीं करने वाले अपना हैं, सवाल का जवाब आप सिर्फ बोलने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज ये- आदरणीय तेजस्वी ये- यादव जी ने ये- घोषणा किया, बिहार के सहरसा में उसका क्या हुआ? आदरणीय नीतीश वो कब स्थापित होगा? ये भी आदरणीय बताइए। नीतीश अरे भाई, कुमार सिमरिया जी, में- सिमरिया में 6 लेन बन जाए, आप- उससे सहरसा को क्या मतलब? अरे भाई, सहरसा में क्या बिहार हुआ, में बताइए। जब इंफ्रास्ट्रक्चर सहरसा खड़ा में होगा
ये आप बात चलिए सहरसा की आपको होनी चाहिए। ये सवाल लेते ये हैं। देश की हमारे पास ये आपको होना है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग को ये समझ में नहीं आएगा। सौर बाजार से राष्ट्रीय जनता दल के लोग सौर को बाजार समझ से में नहीं आएगा। ये बात आप सहरसा जान की होनी लीजिए। चाहिए। आपको सवाल- समझ में नहीं ना कि आएगा। एक सवाल यहाँ से आज है। का विकास से कोई वास्ता हाँ, नहीं थोड़ा है। हल्ला नहीं किया। आप सवाल पे ध्यान दीजिए। नहीं नहीं चुप नहीं। यहाँ आप बताइए कि हेलो। पुल का घोषणा चलिए, किया, आप उठिए, वो आप- पुल कब बनेगा? एक सवाल दरियाई घाट में यहाँ पुल यहाँ कब बनेगा बताइए एक आप। सवाल यहाँ जी। एक ग्रामीण क्षेत्र हाँ। का व्यक्ति आया है, एक सवाल पूछना कब? चाहता है। लेने दीजिए। आप मत, अरे आपके बौखलाने से कुछ नहीं होगा। आप उछलिएगा, सहरसा के जनता माननीय सब विधायक समझती जी से है। हम सवाल आपको करते हैं। उछलने का प्रैक्टिस है और हम लोग को काम करने का प्रैक्टिस है। जवाब मिलनी चाहिए। आज मिनट। बिहार में आप लोग बिहार झूठ में बोलने का अब सब- 20 हेलो, वर्षों एक मिनट मेरी बात सुन में लीजिए। बिहार जिस प्रकार से एक मिनट, बदला विधायक जी, है, इसको मानने विधायक की जी, एक आवश्यकता। मिनट, विधायक जी, भारतीय धीरेन्द्र जी, जनता आप पार्टी एक मिनट। घोषणा की सरकार है, मिनट। ये सब जानती है। घोषणा के सिवा आप- कुछ नहीं होता। आपके तेजस्वी जी सरजमीन को की बात करिए। 1.5 साल मौका सरजमीन पर मिला। काम कब उतरेगा इसकी 1.5 बात साल करिए। में ऐसे में जितने ना सवाल ले पाएंगे, ना महत्वपूर्ण जवाब विभाग दे था, पाएंगे। सब आपके ऐसे में तेजस्वी जी ना सहित के सवाल ले रखे। पाएंगे, ना जवाब दे भ्रष्टाचार विधायक जी, मेडिकल कॉलेज का घोषणा विधायक कब जी, किया? कुछ ये सहरसा में विधायक मेडिकल जी, कॉलेज ये- की घोषणा ए, धीरेन्द्र जी, कौन समझे ना? किया? और आप विधायक जी, यहाँ सहरसा में मेडिकल कॉलेज का घोषणा कौन किया बताइए हमको। साहब, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश मुझे- कुमार जी ने स्वास्थ्य घोषणा मंत्री किया। थे। मुझे लगता आप है सुन यहाँ लीजिए। जनता को नाम माननीय मिलाकर अगर आप ही मुख्यमंत्री दोनों जी को ने सवाल घोषणा जवाब किया। देने का मौका दे दिया और जाए, तो जाहिर एक सी बात बात मैं थे। आपको बता देता हूँ। आदरणीय तेजस्वी आपको यादव जी थे, 1.5 साल स्वास्थ्य में मंत्री, भ्रष्टाचार उन्होंने के घोषणा सिवा किया, उसका एक क्या भी हुआ? काम हमको आपने नहीं बताइए किया। आप। बस अब एक हो भी गया, काम नहीं अब किया। हो गया। दोनों आदमी थोड़ा पानी भी पी लीजिए, पानी नीचे मैं रखा हमको हुआ ये है। बताइए, लेकिन पानी नहीं, है, नहीं, नीचे मेरा पानी ये है। कहने घाट का पर पुल कब मेरी बात बनेगा? सुनिए, मेरी बात सुनिए। सवाल जवाब का है। आपने सवाल उठाया, आपने जवाब आपने दिया, बोला सहरसा की आपने बात जवाब करने के बिल्कुल। लिए। मैं अभी भी ये कहता बिहार हूँ की बात होने मैं लगी अभी भी सहरसा में। कहता हूँ कि बात इसीलिए सहरसा मैं की सहरसा होनी की बात चाहिए। कर आज रहा हूं। सहरसा की अब हम जितनी अगला सवाल योजनाएं लेंगे, हैं, प्लीज 2 मिनट। अब हम सभी अगला सवाल लेंगे। योजनाओं अगला को सवाल एक स्वीकृति हम मिला। पीछे से था। 5 साल आपके विधायक सहरसा में थे। ऐसे नहीं हो पाएगा भाई, आपके ऐसे नहीं विधायक हो को यह पाएगा। कहने का ऐसे अवसर नहीं कैसे होगा? मिला। 10 आदमी एक मिलकर भी एक सवाल योजना करेंगे, वो संभव उनको नहीं है। कहने का अवसर वो नहीं मिला। संभव नहीं है। और कैसे ये होगा? बोल रहे हैं, आप लोग बोलने से हो जाएगा। बस विधायक हो गया। अब दूसरे किसी और को सवाल लेने दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार है। विधायक जी से पूछना चाहते हैं, सहरसा से सौर बाजार प्रखंड है, सौर बाजार प्रखंड में एक भी कर्मचारी नहीं टाइम पर आता है। अभी जो आपको नाम छट रहा है या कट रहा है, उसमें आप आधार कार्ड नहीं ले रहे हैं, उसमें जो है आवासीय ले रहे हैं। तो आवासीय भाई कर्मचारी रहेगा तभी न बनेगा, और टाइम पर अबे न करता। तो कार्यालय में कर्मचारी नहीं आते हैं, सीओ कार्यालय में। विधायक जी, आपका जवाब। जा करके आप किसी भी कार्यालय में देख लीजिए, किसी कार्यालय में एक भी कर्मचारी बाहर नहीं रहता है। किसी भी कार्यालय में और घूस का काम नहीं होता। सब जगह काम होता है। सवाल है कि धीरेन्द्र जी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए लोगों के पार्टी के नेता हैं। इनको बिना घूस का कुछ दिखाइए नहीं पड़ता इनके चश्मा में। आप इनके बताइए, नेता आप बताइए, भ्रष्टाचार में, जो घूस लेने में, इनके नेता घूस लेने में जेल काट चुके हैं। वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बिना रिश्वत इनके नेता नहीं होता है। जेल काट चुके हैं, ये आरोप अभी पर बेल आरोप पर है। हैं। कहीं पर ये भी घूस नहीं की है। चर्चा करते हैं। नहीं नहीं ये घूस की चर्चा करते हैं। माननीय विधायक जी बिना नहीं घूस का कहीं कोई काम नहीं समझे तो ये जब सभी जानते हैं, जो थाना में आवेदन दीजिएगा ना, बिना पैसा का नहीं 5,000 होता। रुपया लेगा। यदि दाखिल खारिज कराने जाइएगा ना, तो सीओ 50,000 रुपया मांगेगा दाखिल खारिज में। देखिए, यदि थाना में आवेदन दीजिएगा तो 10,000 रुपया चाहिए क्या फायर के लिए। मार भी खाइए, टका भी दीजिए। ये सरकार यही है। हेलो हेलो, मैं एक बात कहना चाहता, जरा शांत रहें। बात अगर सलीके से हो तो बात जाए। बात कुछ है सहरसा के मुद्दे से बाहर चली गई।
अभी सौर बाजार के एक साथी ने उठाया कि लोगों का आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, लेकिन उसके सिलसिले में कई बातें आ गई। सच ये है कि भ्रष्टाचार के मामले में जो जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही थी, अब वो खत्म हो गया। हमारा बिहार में अंचल अधिकारी हो कि थाना पदाधिकारी, वो हमारा बिहार प्रखंड स्तर से लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय तक भ्रष्टाचार की मार से करा रहा है, आकंठ में डूबा हुआ है। वो सब खत्म हो गया। कोई आदमी अगर अभी कपार फोड़ा के थाना चला जाए तो बिना घूस लिए काम नहीं होगा। कोई भी आदमी का जमीन का दाखिल खारिज बिना पैसा दिए नहीं होगा। ऑनलाइन ऑनलाइन करते रहिए, सब ऑफलाइन हो जाएगा। सब खत्म है, कहीं कुछ नहीं होता है। और जान लीजिए, इसलिए चौपट है टोटल, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और माननीय विधायक जी इसमें क्या करेंगे, इनके बस की भी बात नहीं है। इनके तो मंत्री कहते हैं, इनके मंत्री जी कहते हैं, हमारी बात जो है ना वो थाना अध्यक्ष नहीं सुनता है। हम अगला सवाल ले लेते हैं। साहब एक के मिनट, किसी के बस की बात नहीं है कि हम मिनट सीओ रोकना को चाहेंगे। कह दे और सीओ किसी का काम कर दे। हजारों लोगों के जमीन का दाखिल खारिज का बासगीत का पर्चा पड़ा हुआ है और सीओ साहब कोई गुदानता है किसी को। वो कहते हैं हमारा तो मुख्यमंत्री जी से सीधे हॉटलाइन है, हम पैसा दे के आए हैं और यहाँ तक है, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। इस मामले में तो सब रसातल पर है, सही ये बोल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक बार मैं स्पष्ट कर देता हूं, यह कार्यक्रम जनता की है और मुझे लगता है कि आप लोग जनता की नहीं सुन रहे हैं तो आप लोग की भी बात जनता नहीं सुनेगी। तो इतना कम से रखें, जनता को ही दीजिए, जनता को ही दीजिए। हाँ, इतना ध्यान रखें कि जनता जब आपसे सवाल कर रही थी तो इनको अपेक्षा है कि आप लोग शायद इनकी सवाल का जवाब देंगे और इनकी समस्या का भी समाधान करेंगे। इन लोग का उम्मीद है। और यहाँ तक नहीं, कल इसका कवरेज अखबार में तो मिलेगा ही बड़े पैमाने पे, लेकिन ये जितना आप लोग बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सबका रिकॉर्डिंग वीडियो फॉर्मेट में यूट्यूब और फेसबुक पे मिलेगा। तो जब पूरे विधानसभा के नहीं, पूरे बिहार के लोग जब देखेंगे कि सहरसा के विधायक जी, सहरसा के नेता, सहरसा के जो विपक्ष के हैं और आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, तो विकास कितना कर रहे होंगे, इसका भी अनुमान पूरा बिहार नहीं पूरा देश लगा लेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग जनता की सवाल का जवाब देंगे तो यह कार्यक्रम अच्छा लगेगा। तो मैं जनता के सवाल ले रहा हूं और संक्षिप्त में जैसे रहेगा उसी तरह से जवाब आप लोग देंगे, यह हमारी उम्मीद आप लोग से है। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी। सवाल क्या है, नाम क्या है सर? मेरा नाम हुआ शिशिर कुमार झा, मेरा घर हुआ बनगांव। मैं विधायक जी से एक ही प्रश्न का जवाब खोज रहा हूं। जो कलावती हाई स्कूल 1938 में उनका स्थापना हुआ, एकीकृत बिहार में 1155 गो +2 विद्यालय हाई स्कूल था। बिहार एकीकृत बिहार से हटने के बाद अभी संप्रति 884 गो +2 हाई स्कूल बिहार में है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कलावती हाई स्कूल में जाकर के देखिए, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए घर नहीं है। जबकि मैं कहता हूं गर्व के साथ या पूरा आश्वस्त होकर के 110% मैं कह रहा हूं, मैं भी 10 बरस तक हेडमास्टर रहा हूं। हेडमास्टर का जुडिक्शन क्या होता है हमको पता है। ये कौन सी विडंबना है कि आज तक कलावती में एगो ईंट नहीं गड़ा, एगो बिल्डिंग नहीं बना और वो कलावती पलायन के स्थिति में है। विद्यार्थी को बैठने का जगह नहीं, रहने के लिए घर नहीं। विधायक जी आपसे सवाल है, कलावती विद्यालय में न भवन बना है, न छात्रों को बैठने के लिए जगह है। जा करके सभी विद्यालय को, बिहार सहरसा के विद्यालय को जा करके देख लीजिए आप। आज कोई विद्यालय नहीं है जहां शिक्षक नहीं है, जहां भवन नहीं है या नहीं है तो वो स्वीकृति के स्टेज में नहीं है। बिहार के सभी विद्यालयों को जहां भवन नहीं है, सब जगह सरकार उसकी स्वीकृति दे रही है।
मेरा नाम रामसागर पांडे है। मैं माननीय विधायक जी से जानना चाहूँगा, जो आप करोड़ों रुपया का जो मत्स्यगंधा में बना रहे हैं, मत्स्यगंधा में इससे पहले भी मिट्टी कोराई का और उसका जीर्णोद्धारण का काम हुआ। मैं आज जाके देखिए, आप लोगों को, पत्रकार जी को भी कहते हैं, जो वहाँ जलकुंभी और सूखा हुआ बीच में जमीन है, यही करोड़ों रुपया से उद्धार हुआ। इसी तरह अब फिर उस शीशा का गिलास लूट का अड्डा बनेगा, कोई काम नहीं होगा, सिर्फ लूट का एक बहाना है। अच्छा है कि रामसागर जी जो बोल रहे हैं ना, वो अपने कांग्रेस सरकार के समय का बात बोल रहे हैं, नहीं समझे बात को। उनके यहाँ, एक मिनट सुन लिया जाए, उनके नजर में मत्स्य गंधा को जो अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल लेवल का टूरिज्म सेंटर बनाने की घोषणा हुई है, उनके हिसाब से गलत हुआ है। वहां बनेगा ग्लास ब्रिज तो इनको दिक्कत हो जाएगा, इसो कहना चाह रहे हैं, नहीं समझे। अरे भाई, सहरसा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल बनना पूरे सहरसा के लिए गर्व की बात है, आप ही जान लीजिए। इसीलिए आप उसके लिए खुश होइए। आप बेकार परेशान हैं। आपके आप लोग के समय में इसी तरह भ्रष्टाचार होता था। क्या नाम है? भ्रष्टाचार की जननी है मोदी जी। अगला सवाल ले लेते हैं। भ्रष्टाचार की जननी है अमित शाह, भ्रष्टाचार आज तक होगा ही नहीं। अगला सवाल ले लेते हैं। क्या है इस देश में, क्या है तरीपार? मेरा नाम है रमेश शर्मा, सहरसा विधानसभा अंतर्गत बैजनाथपुर के रहने वाले। मैं विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूं, बड़े भाई भी हैं, बैजनाथपुर में क्या ओवर ब्रिज की आवश्यकता था? और हमारे क्षेत्र के विधायक जी हैं, एको बार पहल करना चाहिए से बैजनाथपुर में ओवर ब्रिज की जरूरत नहीं है, सहरसा में ओवर ब्रिज की जरूरत है। और सहरसा के अंतर्गत बैजनाथपुर गांव जो तिलावे के बाद में हमारे विधायक महोदय जी ने कहा से उसको सफाई हुआ। एको बार विधायक जी गए और इंजीनियर से एस्टीमेट मांगा कितना उगाई मिट्टी करना है और क्या फिट करना है, अभी कुछ काम नहीं हुआ है। क्या फिट जा रहा है, चारों तरफ मिट्टी तिलावे के अंदर भरा हुआ है, एक भी न सफाई हुआ है। और क्या कहते हैं, विधायक जी से मैं कहना चाहता हूं, विधायक जी थाना अध्यक्ष को बुला के कह सकता है से गरीब लोग, पीड़ित लोग जाते हैं तो आपका फीस 10,000 रुपया है FIR करने का, क्या इनको नहीं है ऐसा विधायक जी को कहने का? बल्कि विधायक जी लोग थाना प्रभारी ने जा सकते हैं क्या? इनके दो सवाल है, एक फ्लाईओवर को लेकर के, एक थाना में जाने पर बिना पैसे लिए FIR नहीं होती। आप हमको बताइए, एक तरफ विकास खोजते हैं, दूसरे तरफ NH पर फ्लाईओवर बन रहा है, कहते हैं ये नहीं बनना चाहिए। दोनों बात कैसे होगा सो बताइए। वह NH पर फ्लाईओवर बन रहा है, भी दोनों तरफ मार्केट है, यदि उसके ऊपर से निकलने की व्यवस्था नहीं रहेगी तो उस पर कैसे बड़ी गाड़ी उस जाम में निकलेगी, आप हमको बता दीजिए। आप तो फ्लाईओवर तो बाजारे में होता है, आज DB रोड में नहीं हो रहा है, लेट हुआ है तो लोग परेशान हैं। आपके यहाँ बन रहा है तो आप परेशान हैं। व्यक्तिगत परेशान नहीं होना चाहिए। रमेश जी, आप तो बड़ा अच्छे लोग हैं, बहुत सुलझे हुए लोग हैं, तब आप बोलते हैं ये बात। आपको खुश होना चाहिए देख करके कि कम से कम अब वहां पर दोनों तरफ देखिए विकास कहाँ हुआ, वहां पर दुकान आगे चला गया, अरे रमेश जी चला दूसरा गया, बात कर रहे हैं। इतना बढ़िया फ्लाईओवर बन गया। दो भाग में बांट दिए ना आप, रमेश जी सो बोल रहे हैं। अच्छा, को आप दो भाग में बांट दिए। एक बात बताइए, पाया वाला बना देते आप, अगला सवाल दो ले भाग लेते में हैं। बंटवा दिया। अगला सवाल ले लेते हैं। नाम क्या है? मेरा नाम प्रोफेसर गीता यादव है। सवाल किससे है? सवाल माननीय विधायक आलोक जी से है कि मैं इनसे आग्रह करती हूं कि आप कोसी के इलाके में, चूंकि कि कहा गया है कि आप यहाँ के समस्या को ही रखिए, तो समस्या हम लोगों का यही है कि इस इलाके में जो डिग्री कॉलेज है, उस डिग्री कॉलेज में हम लोगों को अनुदान नहीं चाहिए, हम लोगों को पेमेंट चाहिए। अभी बिहार सरकार ने ये पारित की
कि जो डिग्री कॉलेज बिहार में है उसे टेक ओवर किया जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं बनी। हम लोगों की बातों को सुप्रीम कोर्ट में जाकर छोड़ दिया गया है। तो मैं विधायक जी से आग्रह करूंगी कि आप सदन में आज तक डिग्री कॉलेज टेक ओवर हो, इसके लिए आपने कभी आवाज नहीं उठाया। और दूसरी बात कि वार्ड नंबर 15 और वार्ड नंबर 16 का सर्वेक्षण विधायक जी करा लिया जाए कि नाला जो बन रहा है आज 1 महीने से, पूरा नाला क्षतिग्रस्त है। आम पब्लिक को जाने और आने में कोई कचहरी नहीं जा सकता है, कोसी चौक नहीं जा सकता है। और हमारे फूफा जी स्वराज हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनको घर लाने की काफी इच्छा है, लेकिन रोड इतना टूटा हुआ है कि हम लोग उनको अपने निवास पर नहीं ला पाते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, मैडम बहुत विद्वान प्रोफेसर हैं, हम उनको जानते हैं, लेकिन उनको हमको लगता है इन ध्यान में रहना चाहिए कि ये जो वित्त रहित है ये कांग्रेस के जमाने में क्या हुआ वित्त रहित है, और हमारी सरकार जब आई तो हम आपको अनुदान देने की व्यवस्था हम लोग किए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हम अब प्रत्येक अनुमंडल में डिग्री कॉलेज खोलने की योजना हमारी सरकार ने घोषणा की है कि सब जगह डिग्री कॉलेज होगा। तो आप निश्चिंत रहिए, शिक्षा के प्रति हमारी सरकार बहुत सजग है और शिक्षकों का सम्मान, उसकी जो आवश्यकता है उसको देने में कभी हमारी सरकार पीछे नहीं रहेगी। जहां तक नाला बन रहा है कि बनने की बात ने आप जो किया है, स्वाभाविक है, जब काम होगा तो थोड़ा सा टूटेगा, दिक्कत होगा, ठीक हो जाएगा। थोड़ा दिन के बाद खूब बढ़िया चमचमाते सड़क नाला पर आप चलिएगा। ये पत्रकार साहब, इन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है, इसलिए हम जवाब देना चाहते हैं। यदि ये कांग्रेस पर आरोप नहीं लगाते तो हम जवाब नहीं देते। सब काम कांग्रेस से करेगा, तो 20 साल से आप बिहार में क्या कर रहे हैं बताइए? सब एक मिनट दे रहे हैं। सब काम का जवाब हिंदू मुस्लिम, सब काम का जवाब भारत पाकिस्तान, सब काम का जवाब क्या है? कांग्रेस, नेहरू। अगला सवाल लेते हैं। नाम कांग्रेस ही करता तो आपको जनता क्यों लाई है? बताइए आप। हमको तो हटा के ना आप आए हैं, तो आप क्यों आए हैं? 1 मिनट यही कहने के लिए जो कांग्रेस दोषी है, नेहरू दोषी है। अगला सवाल ले लेते हैं। अरे तोरी का ऐसे नहीं होता है। अगला सवाल ले लेते हैं। मैं क्या है? 1 मिनट, मेरा नाम 1 मिनट मैं जनता लाई जो आप कुछ करने नहीं किए। आप यदि उसको वित्त रहित के बदला शहीद कर देते तो आज हम लोग को वित्त देना पड़ता। तो आप तो कुछ करबे नहीं किए, हम उसको कर रहे हैं। 1 सेकंड समझे? और आपसे अब जनता उम्मीद भी नहीं करती है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल सुन लिया जाए। अगला सवाल मैं जानना चाहता हूं, माननीय विधायक जी ने अभी बोले जो कांग्रेस के समय में ये नहीं हुआ। अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है कि देश के प्रधानमंत्री सोनिया गांधी है या नेहरू गांधी है? सोनिया गांधी कहियो प्रधानमंत्री हो नहीं सकती है, राजीव गांधी है, राजीव गांधी है, सोनिया गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं होगी। फिर क्यों आप बोले? कितनों आपका तेजस्वी जी राहुल जी के पीछे दौड़ते रह जाएंगे, नहीं होने वाला। अगला सवाल ये सब होने वाला नहीं है। 1 मिनट, ये सब भ्रम में मत रहिए। 1 मिनट। मेरा नाम विकास कुमार है। मेरा सवाल है विधायक जी से कि हमारे सहरसा के स्टूडेंट के लिए अभी तक नौकरी के लिए क्या किया गया है? हम खुद बीटेक पास हैं, पर आज तक सहरसा में कहीं भी अगर जाते हैं तो पैसा घूस मांगता है कि इतना दो तब जाके नौकरी मिलेगी। आप लोगों को यहाँ पे अभी मैं 5 सहरसा विधानसभा के 5 से 7 चौक चौराहे पे मैंने जाकर के चर्चा की है, जनता से बात की है, और क्या समस्याएं हैं वो भी उसका वीडियो है, कल अपलोड होगा, आप लोग देख लेंगे। तो जब मैं चौक चौराहे पे घूम रहा था तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जाम की थी, जल जमाव की थी,
पानी निकासी को लेकर के थी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और करप्शन, ये यहाँ विधानसभा के बड़ी समस्या है। आप सभी को मैं 5-5 मिनट के समय दूंगा। इन तमाम मुद्दों पे आप लोग रखेंगे कि रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, करप्शन, समझ गए हम लोग। इस पे आप लोग को 5-5 मिनट बोलना है। इसके बाद जब फिर आप लोग को मौका मिलेगा, आप लोग जाएंगे तो फिर जनता का भरोसा, जनता का विश्वास, जनता का दिल कैसे जीतेंगे, ये पांच बताना है, 5 काम आप लोग को गिनाना है। तो मैं दीपांकर जी से चाहूंगा कि वो आए मंच पे और इनको 5-5 मिनट के सभी को समय दे और ये लोग अपनी बात रखें। एक मिनट सुन लीजिए, तब हम जाएंगे। तब ऐसा नहीं होगा, हम तभी से चुप हैं। आपको क्यों बुलाए हैं? तब हम विकास नहीं, गलत विकास राजद के लोग कैसे सुनेंगे भाई? कैसे सुनेंगे विकास को राजद के लोग? विकासी लोग सुनिए नहीं सकेंगे। क्यों बुलाए हैं हमको? सुनिए, इनको 5 मिनट का समय नहीं दे रहे हैं, सुनिए तो। जब जनता जो पूछना चाहता है बुजुर्ग आदमी नहीं देते। बेचैन नहीं होइए, इतना बेचैन होने का काम नहीं है। शांति से सुनिए, शांति से। हमको बोलने दीजिए। बेचैन मत होइए। अरे बेचैन तो चुनाव के बाद होइए जाइएगा सब लोग, काहे चिंता करते हैं? इतना बेचैन काहे हैं? हम कभी नहीं कुछ बोले। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, जब शिक्षा की बात आई तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्कूल का बड़ा बड़ा भवन जरूर बन गया है, भवन जरूर बन गया है, लेकिन वहां बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है। बच्चे सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए और ड्रेस लेने के लिए और कोई सुविधा लेने के लिए वहां जाते हैं। और बिहार के दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है सहरसा भी इससे अछूता नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यहाँ का सहरसा कॉलेज बहुत प्रसिद्ध कॉलेज हुआ करता था। हम लोग भी वहीं से शिक्षा ग्रहण करने का काम किए थे और जब पढ़ते थे, आप पता कर लीजिए कि आज उस क्लास में एक भी क्लास नहीं होता है। इस कॉलेज जो है केवल डिग्री बांट रहा है। तो जहां बच्चे खिचड़ी खाने के लिए जाते हैं और कॉलेज में सिर्फ डिग्रियां बचती है, तो वहां की शिक्षा व्यवस्था अपना हाल बोल ही रहा है। और जहां तक मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भ्रष्टाचार की बात आप कहते हैं, सहरसा में भी इससे बड़ी समस्या सहरसा की भी है और पूरे बिहार की समस्या है। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हम गैस चेंबर में रह रहे हैं। किस तरह जिंदगी जी रहा है, पग पग पर, हर कदम पर आपको भ्रष्टाचार मिलता रहेगा। आपको इस बात से इनकार क्या किया जा सकता है? इसका 1000 उदाहरण है और सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप जनता जनार्दन यहाँ बैठे हुए हैं। अगर भ्रष्टाचार बिहार में नहीं है, सहरसा में नहीं है, तो हाथ उठा के आप बताइए, है कि नहीं भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार है कि नहीं? एक बात। तीसरी बात, मैं विधायक जी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि रमेश शर्मा जी ने एक ज्वलंत सवाल को उठाया है कि तिलावे नदी में 12 करोड़ का जो तिलावे उलाही का काम आपने करवाया है, वह बिल्कुल लूट खसोट का एक साधन है। केवल लूट हुआ है उसमें। कारण कि तिलावे नदी के मामूली बेड को पोकलैंड से हटाया गया है। हम समझते हैं कि पूरे काम को करने में 1 करोड़ भी रुपया नहीं लगा होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सहरसा जिला का पलायन का स्थिति ये है कि अभी आप शहर देहात में जाइए तो किसी के घर में नौजवान साथी आपको गरीब परिवार में नहीं मिलेगा। वहां मिलेगा केवल आपको औरतें मिलेगी, बच्चा मिलेगा और बूढ़े मिलेंगे। यह पलायन की समस्या है। और मजे की बात यह है कि जब हम पलायन की समस्या को लेके आज आए हैं, मेरा कोर एजेंडा है पलायन, तो आज सारे लोग पलायन की बात बोलते हैं। और मैं तो इसमें यह कहना चाहूंगा, जिसने जख्म दिया है, जिसने दर्द दिया है,
आज वो दवा की बात भी करने लगे हैं। बहुत बड़ा विडंबना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पलायन होता है तो बिहार और सहरसा से पूंजी का पलायन हुआ है, यहाँ के प्रतिभा का पलायन हुआ है। हमारे एक साथी आज तक में बोले थे कल कि बिहार के लोग बड़े बड़े IAS IPS हो रहे हैं, ITN हो रहे हैं, तो हमने उनको कहा कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिहार के प्रतिभा पर हमको कभी शक था ही नहीं। जिस बिहार ने सूर्य और पृथ्वी के दूरी मापने वाला काम आर्यभट्ट इस बिहार का लोग था, जहां नालंदा और विक्रमशिला इस बिहार का था, वहां के लोगों के बुद्धि और क्षमता पर किस तरह का प्रश्न आप उठा सकते हैं। लेकिन व्यवस्था का ये हाल है, IPS IAS बिहार का लोग होता जरूर है, जिनके माता पिता बाहर काम करने जाते हैं और जो अपने बच्चे को अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, वही बिहार का लड़का कंपीट करता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप बिहार को आज इतने साल हो गए, 4 स्टेट बीमार राज्य के रूप में प्रसिद्ध था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और बिहार। क्या कारण है कि तीनों स्टेट बीमार राज्य से स्वस्थ राज्य हो गया और बिहार आज भी बीमार है? इसका क्या कारण है? 5 साल सत्ता में जाने के लिए काफी होता है, लेकिन ये 20 साल का समय तो ऐसा समय है कि आप पूरे दुनिया को बदल सकते हैं। आप अपनी बात तो छोड़ दीजिए, तो मेरा यह प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब महागठबंधन में कांग्रेस और राजद से हैं, तो अभी हमें कांग्रेस से मुकेश कुमार झा जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, मैं इनको मौका दूंगा कि आप यहाँ की जो समस्या है, अगर यहाँ की जनता आप पे भरोसा करती है और आपको माननीय बनाती है, तो सबसे पहले क्या करेंगे और इनका विश्वास जीतने के लिए जब इनके पास जाएंगे तो क्या 5 आपके पास योजना है वो बताएं बिंदुवार। देखिए, किसी भी जिला का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, ये अति आवश्यक है। ये तीनों पर जोर दिया जाएगा तो विकास होगा। अब रही बात भ्रष्टाचार का, आप कहीं भी जाइए, आप अंचल जाइए, आप BDO कार्यालय जाइए, आप थाना जाइए, DSP के पास जाइए, SP के पास जाइए, क्या विधायक जी यदि फोन करते हैं तो बात मान लेता है क्या? एक भी बात नहीं मानता है जनप्रतिनिधि का। सुन लीजिए, अभी जनप्रतिनिधि का ये हाल हो गया है, अभी नीतीश कुमार के शासन में जो अफसर शाही का राज है, नहीं आपको बताएंगे, हम वो भी कहानी बताएंगे, ठीक है ना। अफसर शाही चल रहा है। यदि फोन कर देते हैं, जहां 5,000 लगना चाहिए वहां 20-20 हजार रुपया घूस लगता है एक आदमी को। तो हम लोगों को यदि टिकट मिलेगा तो भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, रोड बनाएंगे, पुल बनाएंगे, पुलिया बनाएंगे, स्वास्थ्य के विषय में बात करेंगे। अभी आप 1 मिनट, अभी आप बोलने दीजिए, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं स्थिति, क्या स्थिति है। हॉस्पिटल अभी चले जाइए, आप हॉस्पिटल का स्थिति देखिएगा, नर्क के समान बना हुआ है, नर्क बना हुआ है। क्या ऐसा ही सहरसा हम लोग देखे थे? बताइए आप। पलायन आप देख ही रहे हैं। मनरेगा वाला आप जितना भी मजदूर है उस सब भाग रहा है, चूंकि मनरेगा में पैसा नहीं आ रहा है। इन्होंने मनरेगा का विरोध किया, मनरेगा लाया। इन्होंने आधार का विरोध किया। अभी क्या हो रहा है? अभी वोटर लिस्ट में आधार से नाम जुड़ना चाहिए। सारा चीज हो रहा है आधार पर, खाता खुल रहा है आधार पर, सारा चीज। क्यों नहीं आप इलेक्शन को आधार पर लाते हैं? एक आदमी को यदि आधार फिट हो जाएगा तो दूसरा वोट नहीं गिराएगा, वो चोरी तो बंद हो जाएगा। आपका उद्देश्य चोरी बंद करना नहीं है, आपका उद्देश्य है चोरी करवाना। इसलिए आज ये देश की स्थिति है। बेरोजगारी का हाल देख लीजिए आप। बेरोजगारी सबसे बड़ा, B.Ed हो, M.Ed हो, B.Tech हो, M.Tech हो, सिर्फ बेरोजगार रोड पर घूमते मिलेगा आपको। ये स्थिति है। यहाँ के प्रधानमंत्री कभी कभी कहते हैं पकौड़े बेच लो। विधायक जी को तो फुर्सत देना रहता है, जो विधायक जी इस मामला में बात करेंगे। यदि बात करेंगे तो उनका आदमी लोग बैठल रहता है, कहीं कुछ कर दे, कहीं कुछ कहते हैं जंगल राज। ये महाजंगल राज चल रहा है, महाजंगल राज। लालू जी के टाइम में जंगल राज नहीं था, अभी महाजंगल राज चल रहा है, महाजंगल राज। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी बातें रखी। इसके बाद CPI से हैं ओम प्रकाश नारायण जी। आप वो 5 बात बताए जो अगर माननीय बनते हैं तो सहरसा विधानसभा के स्थिति को बदलने के लिए और जनता के लिए क्या करेंगे? ये पांचों तो एक के हैं,
ये पांचों एक होंगे, कोई होंगे तो हेलो, यहाँ तो हम ही तो है कि ये लोग में से कोई एक होगा, नहीं तो हम रहेंगे। सहरसा शहर की सबसे बड़ी समस्या है जाम। यहां जब लोग आते हैं तो उनका दम फूल जाता है, और देहातों से जब लोग आते हैं तो लगता है कि सहरसा नहीं आवे। जिन लोगों को 4 चक्का है वो भी पैदल निकलते हैं कि फंस जाएंगे। सहरसा को जाम से मुक्ति मिलनी चाहिए। एक, सहरसा में हमने पहले कहा कि 5 ओवर ब्रिज बनेगा तब सहरसा को जाम से मुक्ति मिलेगी। 2, तीसरा, अभी कोसी कमिश्नरी के तमाम लोग, चाहे मधेपुरा हो कि सुपौल हो, कहीं कोई अगर बीमार होता है तो उसको रिफर करके सहरसा भेज देता है। सहरसा का जो सदर हॉस्पिटल है वो एक पोस्ट ऑफिस बन गया है, वहां पर दलालों का अड्डा है। आप जाइएगा तो कह देगा सीधा रिफर करिए और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप चले जाइए। वह प्राइवेट हॉस्पिटल लूटता है और लोगों को जमीन, जेवर, गाय भैंस बिकवा देता है, लोगों का इलाज नहीं होता। सहरसा में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाना है। तीसरी बात, सहरसा जो है वह एजुकेशन का हब बन गया है। सुपौल का, मधेपुरा का, खगड़िया का आप देखेंगे किसी चौक पर तो एक एक समय में 400-400, 500-500 लड़के लड़कियां प्राइवेट स्कूल के ट्यूशन से निकल रही हैं। उनके पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पर है अच्छी पढ़ाई नहीं है यहां पर। और यहां के लोग दूसरे जगह जब पढ़ने जाते हैं तो आज कोटा में फलना जाते हैं। बेहतर सहरसा में कैसे हो, चूंकि यहां के जो प्रवासी मजदूर हैं जितना बाहर से कमा के लाते हैं, बेहतर शिक्षा के नाम पर हम बाहर भेज देते हैं। इसलिए सहरसा में बेहतर शिक्षा हो, इसका प्रयास किया जाएगा। सहरसा में जल जमाव की समस्या है, लोग उससे दम अखरा है, उससे मुक्ति मिले, सहरसा को बेहतर सड़कें मिले, ये काम जो मौलिक काम है वो करना चाहिए। और अंतिम बात, ये जितनी बातें हमने की, सड़क, बिजली आदि, ये विकास के साधन है, ये विकास नहीं है। विकास तो वो है कि उस व्यक्ति का परचेजिंग कैपेसिटी कैसे बढ़े, क्रय क्षमता कैसे बढ़े, मजदूरों का पलायन कैसे रुके, लोगों को रोजगार कैसे मिले, इस पर काम करने की जरूरत है। कि सहरसा में पेपर मिल तो नहीं बना, लेकिन यहां मक्का है, मक्का आधारित उद्योग यहां पर लगे तब यहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा। ये काम जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस लोकतंत्र में 2 लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी होती है, सत्ता की और विपक्ष की। सत्ता की काम करने की जिम्मेदारी होती है और विपक्ष को काम करवाने की जिम्मेदारी होती है। तो अभी हमारे प्रदेश महासचिव हैं धीरेन्द्र यादव, तो इनसे चाहेंगे कि वो 5 काम जरूर गिनाएं जो जनता के विश्वास और भरोसा जीतने के लिए चुनाव से पहले उनके पास जाएंगे, तो वो क्या योजना है। देखिए, मैं तो सबसे 5 काम गिनाने से पहले अभी माननीय विधायक जी कह रहे थे ये 5 में से कोई कुछ नहीं बनेगा, फिर हम ही बनेंगे। तो मैं उसका जवाब दे दूं, मैं 2 बार जिला परिषद हूं, अभी भी जिला परिषद का सदस्य हूं और जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी हूं। शायद ये भूल गए हैं, एक ही पंचायत में दोनों आदमी का घर है। इनका घर कहरा है और मेरा घर बरियाही। तो मैं जनता से सर्टिफिकेट ले चुका हूं, विधायक जी से सर्टिफिकेट लेने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं है। सबसे पहला काम, मुझे यदि जनता मौका देगी, मेरी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी मुझे मौका देगी, मैं विधायक बनूंगा, तो सबसे पहला काम होगा जो सुंदर सहरसा का निर्माण होगा। सुंदर सहरसा में कई बातें हैं। सुंदर सहरसा यह होगा जो अभी जो जल जमाव से परेशान सहरसा, जाम से परेशान सहरसा, बंद पड़ा लॉ कॉलेज है,
जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी मेडिकल कॉलेज की घोषणा किए, उसकी स्थापना होगी। डंगराही घाट पर पुल का घोषणा किया, कोसी नदी पर उसका जल्द निर्माण होगी। अभी पीपा पुल राधनपुर में आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने देने का काम किया। आप सब जानते हैं 17 महीने के सरकार में तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार देने का काम किया। उन्होंने जो पिछले चुनाव में वादा किया था, तो मैं अपने नेता के विजन पर काम करता हूं और मैं राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूं। मैं जाम मुक्त सहरसा करूंगा, सुंदर सहरसा का निर्माण करूंगा और भ्रष्टाचार जो व्यापक पैमाने पर अभी है, वह भ्रष्टाचार मुक्त सहरसा जो है वह होगी। आज प्रतिदिन जनता चाहे जिस भी क्षेत्र, जिस भी ऑफिस में जाती है, सिरिंज से उनका खून खींचा जा रहा है। कोई भी काम, कोई भी दफ्तर में बिना पैसा का, बिना घूस का नहीं होता। यह पैसा अंचल से लेकर के सरकार तक पहुंचती है। उनकी दलाल जो है वह फीट है और बिना पैसा लिए हुए किसी का कहीं पोस्टिंग नहीं होता। तो ये अफसरशाही चरम पर है। अफसरशाही को कम करेंगे और सहरसा में जनता के राज को करेंगे हम। यही हम लोगों का जो है सो संकल्प है। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजद। यहाँ से जो सहरसा विधानसभा से विधायक हैं आलोक रंजन जी, इन पे जनता ने 2 बार विश्वास किया है, भरोसा किया है और इनको काम करने का मौका भी दिया है। अब आप तीसरी बार कैसे भरोसा में लेंगे जनता के? वो काम बताएं जो जनता के बीच में आप जाएंगे और इस बार मतदान करने के जो अपील करेंगे, वो क्या है आपकी योजना रहेगी? हम चाहेंगे कि आप जनता से बताएं। सबसे पहले तो एक बात हम आपको बता देते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग जब कहते हैं जनता का राज होगा, जो जंगल राज से जाने जाते हैं, तो बड़ा सुन करके बड़ी हंसी आती है हम लोगों को। अब रही बात, मेरा बात आप करते हैं। हमने आपको एक एक योजनाएं, जितनी चर्चा ये लोग करने की कर रहे हैं, वो सब हम कर चुके हैं। और मैंने एक नारा दिया, अभी आप बता रहे थे हमारे मुकेश जी हॉस्पिटल की बात। आज मैं यहां, अभी कोई पब्लिक यहां से उठ के चले जाइए और सहरसा हॉस्पिटल के बाहर लगा हुआ है एक स्कैनर लगा हुआ है, उसको स्कैन करिए। आप उसमें देखिएगा 200 तरह के दवाई, जितनी दवाई उपलब्ध है वो सब आपको बता देगा। ये है अब हमारा स्वास्थ्य का व्यवस्था। 2005 से पहले आप हॉस्पिटल जाते ना, आपको बेड पर कुत्ता मिलता। अभी जाकर के देखिए क्या परिवर्तन है। 1 मिनट, अभी अब आपको बोलने का समय नहीं है। आपके सब नेता, या 4 नेता हम ही पर बोले हैं, थोड़ा बोलने दीजिए हमको, आप बोलने दीजिए, बोलने दीजिए भाई साहब, परेशान मत होइए। हम जानते हैं, हम जानते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग विकास सुनेंगे छटपटा जाएंगे, ये हमको पता है। इसलिए बेचैन नहीं होइए, अस्थिर रहिए, थोड़ा सुनते रहिए। आप क्या करिएगा, आप जो बताइए। और जितनी बात बताए, अभी बता रहे थे ओम प्रकाश भैया, 1 ठो ओवर ब्रिज से नहीं होगा, हम भी कहते हैं नहीं होगा। और आपको आज जानकारी दे देते हैं, 5 पुल बिहार सरकार को ने भेज दिया सहरसा का, और भारत सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। हटिया गाछी पर, गंगजला ढाला, शिवपुरी ढाला, पॉलिटेक्निक ढाला और सिमराहा ढाला सब चला गया है 2 साल के अंदर। मेरे भैया जरा सुनने का काम करिए। राजद का शासन नहीं है, 50 वर्ष लगेगा। राजद के शासन में कहीं होबे नहीं करेगा, नहीं होगा। अरे 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर ये 5 फ्लाईओवर आपको
बन के तैयार हो जाएगा, ये आपको मैं बता रहा हूं। आप शायद आप लोग नहीं देखते हैं, पेपर भी नहीं देखते हैं आप लोग। देखते ना, थोड़ा सा भी दिमाग लगा करके देखते पेपर को तो सब पता रहता आपको। अब वो सहरसा नहीं है, ये कह रहे थे सहरसा लगता है गांव जैसा। हाँ लगता था जब इनके 5 साल विधायक थे, इससे पहले आपके जो इससे पहले हमसे पहले थे सही। हेलो, उनको भी सुनने में दिक्कत होता है क्या? हाँ तो पहले लगता था सहरसा, और हमने एक नारा दिया है 6 महीना के बाद, हमसे आप हिसाब लीजिएगा, 6 महीना के बाद हमने नारा दिया है कि यह सहरसा शहरों का शाह बनेगा, शहरों का शाह बनेगा। जब बंगाली बाजार ओवर ब्रिज बन के तैयार रहेगा, जब मत्स्यगंधा राष्ट्रीय स्तर का मत्स्यगंधा पर्यटन स्थल बनेगा, जब सहरसा से आप एयरपोर्ट पर बैठिएगा हुर से 25 मिनट के अंदर पटना पहुंचिएगा, समझ गए? तब आप हमसे पूछिएगा। जब आप सहरसा के सब रोड में जाइएगा, वो तो नगर निगम में है, उनको ज्यादा अच्छा बोलना चाहिए, उनको नहीं पता है या वो नहीं बोल पाते हैं, बेचारे परेशान हैं ना। जब आप देखिएगा सहरसा का 137 करोड़ से जब जल निकासी हो जाएगा, तब आप सहरसा के बारे में पूछिएगा, सब हो जाएगा। 6 महीना और सहरसा की जनता सब देख रही है, सहरसा की जनता नहीं देख रही है, नहीं है। आपको नहीं सूझता है, राष्ट्रीय जनता दल के लोग को कभी सूझबे नहीं करेगा, ये आप जान लीजिए। आपको तो सूझता, आप कहते थाना जाता है इतना टका मांगता है। अरे भैया आपके समय में क्या होता था? आपके समय में तो थाना में वही सब लोग कौन करता है? आज यहाँ क्रिमिनल कौन है? कौन क्राइम करता है? आप क्राइम कराते हैं, राष्ट्रीय जनता के नाम पर हम उसको भीतर कराते हैं, आप लोग हम लोगों उसको को भीतर घुसाते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नाम पर करते हैं, गुमराह करके और आप लोग समय में करते हैं, आपके और समय कुछ में नहीं करते हैं। आपके समय में आप ही के उसी मुख्यमंत्री बहुत धन्यवाद। वही तेजस्वी जी के मामा कहते थे कि मुख्यमंत्री आवास से अपहरण डील होता था, अपहरण डील होता था। मुख्यमंत्री मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ, नहीं समझे, इसीलिए भैया आपका चश्मा, मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ। आपको विकास 2 मिनट मुझे भी मिलना चाहिए। नहीं, आप जंगल राज देखिए। 2 मिनट रहा 1 मिनट रहा बेरोजगारी की बात, तो बिहार में तो बेरोजगारी समाप्त हो जाएगा। बिहार में बोल रहे हैं समाप्त हो जाएगा। इनका जो दो युवा का, ये एक दो युवा का तेजस्वी यादव लेकिन और राहुल भारतीय हम लोगों ने जनता पार्टी खत्म नहीं हम होगा। लोगों ने तेजस्वी हम लोगों ने यादव विपक्ष और राहुल गांधी और मुझे लगता है कि ये इसी तरह यह वानगी चलती रहेगी, और इस प्रभात खबर के इस मंच के माध्यम से, चूंकि हम लोगों का यह अभियान रहा है, हम लोग हमेशा से लोगों को जागरूक करने का काम करते रहे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि यह ऐसे मंच पर यह लागू नहीं हो पाता। जो मैसेज जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसे मंचों से यह मैसेज जाता है। आप अपनी बात कह रहे हैं, दूसरे आदमी उनसे ऊपर अपनी बात कह रहे हैं, कोई समझ ही नहीं पा रहा है कौन क्या कह रहा है। इसलिए 2 मिनट का विराम लीजिए और मेरे साथ मंच के सामने जो भी लोग खड़े हैं, मैं अपने अभियान की एक बात और दूं, चूंकि प्रभात खबर का ये अभियान है और हम लोगों का ये कोरम भी है कि हम लोग इस हर एक कार्यक्रम में ऐसे ये सेगमेंट एक रखते हैं। तो जो सामने बैठे हैं, मेरा आग्रह है कि कृपया अपनी कुर्सी से 2 मिनट के लिए प्लीज खड़े हो जाएंगे। सभी आदमी पैनल पे हमारे लोग खड़े ही हैं, सभी व्यक्ति एक बार खड़े हो जाए और अपना दाहिना हाथ आगे करें। चूंकि हम लोगों के कोसी क्षेत्र की यह विडंबना है कि हमारे यहां कभी भी मतदान का प्रतिशत
कभी भी मतदान का प्रतिशत बढ़ नहीं पाता है। तो आज हम एक शपथ लेंगे, मिलके संकल्प लेंगे कि हम अपने घर वाले को, हम अपने आस पड़ोस के लोगों को मतदान दिलवाएंगे। मैं बोलूंगा, आप लोग मेरे साथ पीछे पीछे बोलेंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं, मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर का यह चौपाल कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। प्रभात